Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Recent time बैंक अकाउंट होने की इम्पोर्टेंस तो आप सबको पता होगी, चाहे आपको डिपॉजिट करना हो, सेविंग करना हो या लोन लेना हो या फिर गूगल पे या पेटीएम क्यों ना यूज करना हो, इतना पता होता है कि बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। सरकार को भी पता था, इसीलिए वो प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम लेकर आई और आज उस स्कीम को 7 साल हो चुके हैं। तो उसमें कितने हिट्स हैं, मिसेस हैं और ये क्या है, इसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं सेलिब्रेटिंग द 7 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। पर उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और जरा सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्टर सोशल जस्टिस, फाइनेंस है, लेबर है या होम अफेयर्स है? या तो आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं या फिर अगर याद है तो बता सकते हो, नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और अंत में इसका जवाब भी दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात, ये योजना क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, दूसरा इसकी जरूरत क्यों थी, तीसरा हाउ इट हैज बेनिफिटेड कंट्रीज कि पिछले 7 साल में इसने कैसे परफॉर्म किया है, नेक्स्ट चैलेंजेस क्या हैं एंड ओवरऑल हम इसके लिए एक ओवरऑल सजेस्टिव मेथड भी लेकर आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना को समझना या ये जानना इसकी जरूरत क्यों थी। अगर 2014 में देखा जाए तो इंडिया की सिर्फ 40% पॉपुलेशन के पास बैंकिंग फैसिलिटीज थी, मतलब सिर्फ 40% पॉपुलेशन फाइनेंशियली इंक्लूडेड थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अगर आपके पास बैंक नहीं है और अगर आपको लोन लेना हो तो आप मनी लेंडर के ट्रैप में जा सकते हो। मनी लेंडर आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगाएंगे कि सालों तक पे करते रहेंगे, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड देखने को बहुत देखा गया। एनसीआरबी डेटा कहती है कि एवरी डे 48 फार्मर्स कमिट सुसाइड। इस हद तक इस कंट्री में फार्मर सुसाइड होती है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि उनको जो लोन है वो एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से, बैंकिंग सोर्स से नहीं मिलता क्योंकि बैंक अकाउंट ही नहीं है। इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे सब्सिडी के लीकेजेस। अगर पैसा सीधा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है तो कोई भी ब्यूरोक्रेट या फिर कोई भी सरकारी मुलाजिम आपके पैसे आपसे छीन नहीं सकता। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन डिक्रीजेस इफ यू हैव बैंक अकाउंट और पैसा सीधा अगर आपकी स्कीम में चला जाए या फिर आपके अकाउंट में चला जाए। नाउ टू डील विद दिस कम ये आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका ओवरऑल मोटो था बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। जो बैंक नहीं उनको बैंकिंग देना, जिनके पास लोन नहीं उनको लोन देना, और स्कीम के साथ आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना केम इनटू बीइंग। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना ओवरऑल स्कीम है क्या। स्कीम केम फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज बैंकिंग ऑफ द अनबैंक्ड पीपल, यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में बात की, इसलिए इसमें रूरल और अर्बन दोनों ही कैटेगरीज को टारगेट किया गया। रूरल अर्बन दोनों आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल या अर्बन के लिए हो। फिर इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और इसमें जो फैसिलिटीज दी गई थी दैट इज जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में 1 साल तक भी जीरो बैलेंस रहता है तो भी आपका अकाउंट जो है वो चलता रहेगा। अब कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, वो आपको कुछ फैसिलिटीज देते हैं जैसे मैसेजिंग सर्विसेज है या फिर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो आपसे कुछ चार्जेस काटते रहते हैं। तो अगर आपका बैलेंस जीरो है ऐसे केस पे वो कट नहीं कर पाएंगे, तो आपका अकाउंट के लिए वार्निंग आती है और वो बंद भी कर सकते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो पहला जीरो बैलेंस अकाउंट, दूसरा मिनिमम केवाईसी नॉर्म, दैट मीन्स आपके नो योर कस्टमर नॉर्म्स होते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है अपने अकाउंट खोलने के लिए, इसमें बहुत कम चाहिए होती हैं। आपने देखा होगा मिनिमम डॉक्यूमेंट एटलीस्ट आधार की तो जरूरत होती है, इसमें उसको भी एग्जम्प्ट कर रखा है कि अगर वो ना हो तो भी आपका अकाउंट खोला जा सकता है। पर से दिस स्कीम सेज कि अगर आपके पास आपकी 2 फोटोज हैं, सेल्फ अटेस्टेड साइन है, आप उन्हें साइन कर दीजिए तब भी आपका अकाउंट खोला जा सकता है, प्रोवाइडेड 12 महीने के अंदर एटलीस्ट आप अपना आधार कार्ड प्रोवाइड करें। तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। साथ में इस स्कीम के अंदर सारी कोर बैंकिंग फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, जैसे सेविंग करना, डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस देना, पेंशन देना या रेमिटेंस प्रोवाइड करना कि आप पैसा वहां से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने गांव में भेज रहे हैं कहीं विदेश से, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाती हैं। साथ में मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज भी हैं कि आपका अकाउंट अप एंड रनिंग है। नॉर्मली कमर्शियल बैंक तो आपको फैसिलिटीज नहीं देंगे अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो, बट ये लोग प्रोवाइड करेंगे।
विद दिस स्कीम ऑल्सो केम विद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता प्रोवाइड करना कि आपके पास क्या क्या अधिकार है, कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं, इसके बारे में कैंपेन रन किए। जैसे विशाखा इज अ कैंपेन, जो वित्तीय साक्षरता अभियान जिसको कहते हैं, इट इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। साथ में इस स्कीम के अंदर आपको एक रुपे कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप मनी किसी भी एटीएम से या कहीं से विड्रॉ कर सकते हैं। सो इट इज लाइक अ डेबिट कार्ड, जो कि इंडिजिनियस डेबिट कार्ड है, रुपे कार्ड आपको देते हैं। साथ में स्कीम में आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस 30,000 का था, बट वो सिर्फ अगर आप 25 जनवरी 2015 तक अकाउंट खोल रहे थे तब। लेकिन और भी इंश्योरेंस है जो कि 1 लाख का प्रोवाइड किया गया था इस स्कीम में जब इसको इनिशिएट किया गया था। साथ में इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 5,000 प्रोवाइड की गई थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? इमेजिन कीजिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बट आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि गरीब लोगों के पास ये अकाउंट है और जरूरत कभी भी पड़ सकती है, पर अकाउंट में तो जीरो पैसे है ना। देन दिस फैसिलिटी प्रोवाइड की जीरो बैलेंस होते हुए आप कुछ मनी, लिमिटेड मनी इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, और वो था 5K, दैट मीन्स 5,000 रुपीज का। तो आप 5,000 रुपीज यहां से विड्रॉ कर सकते थे, इवन इफ आपका अकाउंट कैसा हो, खाली। तो ये क्या था? ये एक तरीके का क्रेडिट फैसिलिटीज आपको दी गई थी, जिसके ऊपर आपको बाद में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको पे करना ही होगा। तो ये इसके अंदर फैसिलिटीज थी जो ओवरऑल इसमें कवर करता है। नाउ दिस वाज द इनिशियल शेप ऑफ द स्कीम। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सवाल बनता है, इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट करती है। तो वहां से आपके सवाल का जवाब आ गया, जो कि आखिर में ऑल्सो आई टॉक अबाउट दिस। अगेन इस स्कीम में कुछ तब्दीलियां कर दी गई। कुछ तब्दीलियां इसलिए की गई जिससे कि इसकी कवरेज वाइड आपकी हो सके। जैसे पहले हर हाउस होल्ड को टारगेट करने की बात की गई थी, बट अब हर अनबैंक्ड इंडिविजुअल को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो पहले अगर 6 लोगों में से घर में से किसी एक इंसान के पास भी अकाउंट होता तो हम बोलते थे कि 6 के 6 अनबैंक्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर आपको अपने फोन में गूगल पे लगाना है तो अपनी मम्मी का अकाउंट थोड़ा ना यूज कर सकते हो। तो इसलिए जरूरी ये हो गया कि इंडिविजुअल पे भी कवरेज की जाए। साथ में कुछ कुछ चीजें बदल दी गई। जैसे पहले ओवरड्राफ्ट सिर्फ 5,000 तक का मिलता था, बट अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आपकी 10,000 की हो चुकी है। इंश्योरेंस जो पहले 1 लाख तक का था, अब 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलने लगा। साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन स्कीम भी निकालने की बात की गई, जैसे स्वावलंबन स्कीम। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को भी अंदर लाने की बात की गई, सो विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्कीम। और बाकी इसको बाकी सारी स्कीम से इंटीग्रेट कर दिया गया और डीबीटी का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म ये बन गया। दिस वाज अंडरस्टैंडिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना। आई होप आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना इसके सारे कंपोनेंट्स ओवरऑल समझ में आ गए, राइट? अब बात करते हैं इसकी अचीवमेंट कि ओवर द 7 इयर्स इसने क्या क्या अचीव किया। इसकी अचीवमेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा है एंड वन ऑफ दी सक्सेसफुल स्कीम्स में से आती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट केम बैक टू पावर। एक तो आपकी एलपीजी स्कीम थी और दूसरे इसको भी माना जाता है। इसके अगर सक्सेस देखी जाए तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ 40.35 करोड़ आपके अकाउंट्स खुले थे स्कीम के अंदर, जिसमें से मार्जिनलाइज सेक्शन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। जो आपके रिमोट एरियाज थे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। देखा जाए तो इसके अंदर जो 63% बेनिफिशरीज हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो वुमेन है वो 55% ऑफ द बेनिफिशरीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। मतलब 55% वुमेन, आपका 63% रूरल एरियाज, एंड ओवरऑल जो इसमें से 86% अकाउंट है वो फुली ऑपरेटिव माने जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में इसमें और जो 4 चांद लगाते हैं कि डिपॉजिट जो रेट है वो बढ़ चुकी है 5 टाइम्स मोर। एवरेज 2.7 का माना जाता है। ओवरऑल 17.9 लाख करोड़ मनी जो है डिपॉजिट हुआ है। मतलब ये मनी अब बैंक में आ गया। बैंक के पास से पैसा आता है तो वो इससे एसेट क्रिएट करेगा, आपको कैपिटल क्रिएट करने के लिए देगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे आपके बिग कोऑपरेटिव्स हैं, ये मनी क्रिएट होता है। अगर आपके पास पैसा है तो उससे मनी क्रिएट नहीं होगा, उससे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। लेकिन जब यही पैसा बैंक के पास चला जाता है तो वो लिक्विडिटी साइकिल क्रिएट करता है, बिकॉज बैंक उसको लोन की फॉर्म में क्रिएट करेगा। वो लोन कोई और बिजनेस क्रिएट करेगा। बिजनेस क्रिएट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और साथ में बैंक को फायदा होता है। तो दिस मनी, ये इतना मनी चैनलाइज हो गया एक्चुअली। साथ में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद जन धन दर्शक ऐप, जिससे हेल्प से वो देख सके कि कितने लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो चुके हैं और लोगों को जो फैसिलिटीज है वो आसानी से मिल सके, बैंकिंग फैसिलिटीज, ये कस्टमर्स के लिए ज्यादा है। ओवरऑल इसका बेनिफिट देखा जाए तो अब भारत के 80% ऑफ द इंडियंस के पास माना जाता है कि बैंकिंग फैसिलिटीज है। देखा जाए ये दुगना हो चुका है। एज आई स्टार्टेड 2014 में आरबीआई की रिपोर्ट खुद कहती थी कि सिर्फ 40% इंडियंस के पास बैंकिंग फैसिलिटी है। अब 80% इंडियंस बैंक अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं। नाउ दिस इज अ बिग अचीवमेंट। नाउ द सक्सेस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना डिडंट ओनली बेनिफिट द जन धन स्कीम, इससे बाकी स्कीम्स को भी फायदा होने लगा, उनकी इनरोलमेंट भी बढ़ने लगी। रीजन इज बिकॉज बाकी स्कीम्स को भी गवर्नमेंट डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इंप्लीमेंट करना चाहती थी कि पैसा सीधा उनके अकाउंट में जाए। जब ऐसा होने लगा कि लोगों के पास अकाउंट थे तो बाकी स्कीम्स में भी लोग इनरोल करने लगे, बिकॉज स्कीम्स वाज प्रमोटिंग कि लोग इंश्योरेंस फैसिलिटीज लें, माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटीज। तो ऐसी बहुत सारी माइक्रो इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की ऐसी फैसिलिटीज सक्सेसफुल होने लगी। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 26 करोड़ नए बेनिफिशरीज ऐड हुए थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10 करोड़ नए बेनिफिशरीज ऐड हुए, और आम आदमी जो आपकी ये अटल पेंशन योजना है उसमें 3 करोड़ बेनिफिशरीज ऐड होते हैं। ओवरऑल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 5 करोड़ बेनिफिशरीज को फायदा हुआ था, और सबसे ज्यादा लॉकडाउन में इस स्कीम की वजह से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुई थी। कहते हैं लॉकडाउन में 200 मिलियन वुमेन्स को इसने सर्व किया था, बिकॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड कि एवरी जन धन अकाउंट होल्डर जो वुमेन है, जिस वुमेन के पास जन धन अकाउंट है, उसको 500 रुपए हर मंथ दिए जाएंगे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड दैट्स हाउ इसने काफी औरतों को फायदा किया था। Now that is the benefits of the प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है, इससे काफी चैलेंजेस भी क्रिएट हो गए थे। चैलेंजेस इंक्लूडिंग जैसे अनयूज्ड अकाउंट अभी भी हैं। दूसरा, अगर अकाउंट यूज भी हो रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए हो रहे हैं, इस पे सवाल निशान बन जाते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कहा गया कि जनधन अकाउंट वो अकाउंट हो चुके थे जिसकी वजह से लोग अपना ब्लैक मनी ठिकाने लगा रहे थे। उन्होंने जनधन अकाउंट बेनिफिशरीज को टारगेट किया, उनके अकाउंट में कुछ परसेंटेज ट्रांसफर की, जिसके से पैसा रफा दफा होने लगा। इस तरीके से अकाउंट का यूज और मिसयूज दोनों पे सवाल निशान बन जाते हैं। साथ में सवाल बनते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कि लोगों के पास अकाउंट तो है बट अभी उसे सिर्फ सेविंग और डिपॉजिट के लिए यूज कर रहे हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटीज या लोन वो अभी भी उपलब्ध नहीं कर पा रहे बिकॉज बैंक के अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन है। वो अकाउंट तो खोल रहे हैं बट लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे रहे बिकॉज दे बिलीव पुअर पीपल कैन नॉट रिटर्न मनी ऑन टाइम। तो ये एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेस टू इंस्ट्रूमेंट, कि लोगों के पास एक जागरूकता नहीं है और जो इंस्ट्रूमेंट आपने अवेलेबल कराए हैं लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। इसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो फार्मर सुसाइड अभी भी कंट्री में जारी है और काफी जगह पे ट्राइबल डेथ्स भी देखी गई हैं बिकॉज वो डीबीटी का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, जैसे टेक्निकल ग्लिचेस लाइक आधार की वजह से। यहीं से इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्कीम का जो बेनिफिट है यहाँ तक ना देखा जाए, साथ में कुछ चीजों पे और काम किया जाए। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आपके पंचायत लेवल पे आप जाके इसको प्रमोट कर सकते हैं, सीधा जाके बेनिफिशियरी से बात करना। आप जैसे कोविड के लिए आपने एक रिंगटोन यूज कर रखे, इस तरीके के मैसेजेस, पुश मैसेजेस या रिंगटोन्स, कॉल्स वगैरह यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करने के लिए। और भी भारी इंसेंटिव्स लेके आ सकते हैं जिससे कि लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। Now that is for all. I hope आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आप मेरे सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि ये जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ऑब्वियसली एज आई टॉक्ड अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसमें से कुछ आप खुद एलिमिनेट भी कर सकते थे कि होम अफेयर्स के अंदर फाइनेंस वाली स्कीम क्यों ही आएगी, राइट। सोशल जस्टिस और आपको फाइनेंस के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आती। तो आपको आंसर पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Now that is for all. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.